So we will resume the discussion under Rule 193 regarding the COVID-19. Shri Gaurav Gogoi. धन्यवाद सभापति महोदय। कोविड और कोविड से जुड़े हुए विशेष मुद्दों पर आज इस चर्चा में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए सरकार से जो प्राथमिकता दिखानी चाहिए थी वो दिखाई दे नहीं रही। अभी कोरम के घंटी बजानी पड़ी, तब जाके सत्ता पक्ष के सांसद इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए आए हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार आज इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है। भारत के 130 करोड़ आबादी के लिए कोविड सिर्फ एक महामारी या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। भारत के हर नागरिक ने किसी न किसी प्रकार से कोविड को अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है। और जब मैं उन पीड़ित परिवारों के बारे में सोचता हूं तो मुझे अत्यंत दुख होता है जब मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं। वे बच्चे जिन्होंने आज कोविड महामारी के कारण अपने माता या पिता को खोया है या दोनों को खोया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहती है कि लगभग ऐसे 3620 बच्चे हैं जो आज देश में अनाथ हैं। लगभग 26,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक माता या पिता को खोया है। कोई शब्द नहीं है जो इन बच्चों के गम को मिटा सके। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इन बच्चे की संरक्षण करें और आने वाले समय को सामना करने की ताकत प्रदान करें। हम सभी को चिंता होती है जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि खुद की घरों में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण हुआ है। आज क्या सरकार के पास वो ब्यौरा है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के पास वो ब्यौरा है कि उनके हेल्पलाइन पर कितने बेबस बच्चों ने फोन किया, कितने बेबस महिलाओं ने फोन किया, किस प्रकार की सहायता उनको दी गई? क्योंकि ये तो सार्वजनिक मामला है। सभी कहते हैं, सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शोषण बढ़ा है लॉकडाउन के कारण। लेकिन आपकी सरकार से आज हम मांग करते हैं कि आप स्पष्टीकरण दें कि कितने ऐसे परिवारों के आप पहुंच पाए हैं। आज लोग भूख और कुपोषण से तड़प रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 कहता है, जो दर्शाता है कि जहां भारत 116 देशों के तालिका में आज 106 नंबर पर 101 नंबर के स्थान पर है। आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें यह दर्शाया गया है कि आज बच्चों के बीच में अनीमिया बढ़ा है। आज एक्सट्रीम वेस्टिंग जो एक कुपोषण का एक फैक्टर है वो आज बढ़ा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब सत्ता पक्ष के आदरणीय सदस्यगण ने कहा कि भूख नहीं है, कुपोषण नहीं है, लेकिन आपके ही सरकारी तथ्य इसके विपरीत है। मैं आज चाहूंगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड इसमें बताएं कि कुपोषण की वास्तविक स्थिति क्या है, अनीमिया की वास्तविक स्थिति क्या है। और शायद समाज के ऐसे भी कुछ वर्ग हैं जिनको हमने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। कितने दिव्यांग बच्चों को पिछले 1.5 साल में ऑनलाइन शिक्षा मिली, कितने दिव्यांग लोगों को पिछले 1.5 साल में वैक्सीन मिला, कितने दिव्यांग लोगों को पीडीएस का राशन मिला। क्या यह ब्यौरा आज इस सरकार इस चर्चा में दे पाएगी? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बता पाएगी कि हमारे दिव्यांग समाज को हमने किस प्रकार संरक्षण दी? मुझे सच में अफसोस महसूस होता है कि आज हम ये कोविड की चर्चा क्यों कर रहे हैं। कोविड की चर्चा लोकसभा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने अपने गांवों में
कोविड महामारी की पीड़ा हमने खुद देखी है, अपने घरों में देखी है। आज भी 2 टीका लगने के बावजूद भी आपके ही समष्टि में, आपके ही क्षेत्र में लोगों की मृत्यु हो रही है। वो बूढ़े हो सकते हैं, वो जवान हो सकते हैं, लेकिन लोगों की मृत्यु आज भी हो रही है। ये सच्चाई है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि सरकार आज जिस समय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, लोगों के इस दर्द के समय, इस दुख के समय उनके साथ शामिल होना चाहिए, आप एक विशेष व्यक्ति की छवि को बचाने में लगे हुए हैं। आप अपनी ही छवि और अपनी ही पीठ को थपथपाने में लगे हैं। क्या आप भूल गए दूसरी महामारी में जब दूसरा लहर आया तो क्या स्थिति थी? क्या आप भूल गए कि आज भी हमारे दादा दादी आज घर से बाहर नहीं निकलते, उनको डर लगता है? क्या आप भूल गए हैं कि आज भी हमारे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते क्योंकि हमको डर लगता है कि उनको कोविड हो जाएगा? आज डर और तनाव का माहौल है। लेकिन आप जिस प्रकार से छाती फैलाकर हंस हंस के प्रधानमंत्री मोदी जी का जय जय गान कर रहे हैं, यह गलत है। इस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि जब प्रजा आपसे सुनेगी, जब प्रजा आपसे सुनेगी तो प्रजा को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हां कोविड चला गया। फिर प्रजा को लगेगा कि क्यों हमको कोविड का दूसरा टीका लगाए। मोदी जी ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि कोविड पे जीत हमने हासिल कर ली, तो क्यों हम मास्क पहने, तो क्यों हम दूसरा टीका लगाएं। तो लोगों के बीच में ये गलत आप मैसेज दे रहे हैं कि आज कोविड के लेके सतर्क मत हो। दुनिया ये गवाह है, इजराइल और अमेरिका में जहां पे 80% लोगों को 2 डोज मिल चुका है, वहां पर भी तीसरी लहर का संकट है। आज ओमाइक्रॉन वहीं से आ रहा है। लेकिन आज आप भारत के आवाम को क्या संदेश दे रहे हैं? कोई डरने की बात नहीं, कोई कोविड से डरने की बात नहीं। आप आइए, आप निर्वाचन में आइए, आप ऐसे करिए। आप भारत को सतर्क करने के लिए कहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन आपके सत्ता पक्ष के जो सदस्य, उनके भाषण में मैंने चेतावनी की, मैंने बातें नहीं सुनी। तो मैं आज से ही आदर करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सतर्कता के लिए सबको आह्वान किया है, आप भी अपने भाषण में वो सतर्कता आप लोगों से गुजारिश करिए। आज मुझे याद आता है कि 2021 के प्रारंभ में, जनवरी में डावोस में जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोविड पर विजय हासिल कर ली। क्या डावोस में वर्चुअल समिट में जब हुआ था तब उन्होंने कहा था? क्या आप भूल गए? जनवरी 2021 में आप, हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत ने विजय हासिल की। और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, क्या वास्तविकता है, हम सबको पता है। आप लोगों को क्रोनोलॉजी शब्द से बहुत लगाव है, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2020 के फरवरी माह में 12 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड को लेकर सरकार सतर्क रहे। लेकिन उस समय के सरकार ने हम पे हंसे थे। और उस समय भी आपने यही कहा कि क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कह रही है राहुल गांधी जी, बेवजूदा की बातें कर रही है, बेवजूदा की बातें कर रहे हैं। और वही बातें आज सच साबित हुई, उन्हीं की बातें सच साबित हुई। मैं क्रोनोलॉजी पे आता हूं। जब 2020 के सितंबर में राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, भारत को के लोगों को वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन का कवच दीजिए। उस समय भी आप लोगों ने यही आरोप हम पे लगाया कि क्या बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्यों लोगों के बीच में डर फैला रही है। लेकिन अगर आपने हमारी बात सुनी होती तो जिस समय भारत के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, आज वो उस समय आप वैक्सीन विदेश नहीं पहुंचाते। जिस समय हमें अपने देशवासियों को वैक्सीन देना था, आपने वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को दी। आज मैं दोबारा राहुल गांधी जी ने, क्रोनोलॉजी में बताता हूं, तो राहुल गांधी जी ने मई महीने में कहा था कि आज आप आर्थिक व्यवस्था पे जोर दीजिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हमें तैयार होना है। उस समय भी आपने यही आरोप लगाया
कि डर फैला रहा है राहुल गांधी, झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। फिर क्या हुआ नतीजा? फिर क्या हुआ नतीजा? पिछले साल 10% हमारी जीडीपी घटी। आप जाइए अपने गांवों में, आप पूछिए, मेरी बात मत मानिए, आप अपने ही गांव में जाके अपने ही लोगों से पूछिए क्या बेरोजगारी कमी है या बढ़ी है? क्या जिस समय जिस तरीके से कोविड से पहले उनका व्यापार चल रहा था, क्या आज चल रहा है? आप पूछिए अपने घरों में जो लोग काम करते हैं, आप उनसे पूछिए कि पहले उनके घरों में 2 व्यक्ति की नौकरी थी, आज 2 में से किसी एक को नौकरी का सुविधा मिल रहा है और एक व्यक्ति पूरे अपने आमदनी पर अपना घर चला रहा है। आप शायद इन बातों को नजरअंदाज करें, पर मुझे विश्वास है कि जो आज की वास्तविक हालात है, वो उस हालात को मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं। आप चाहे मेरे पर जितना मेरे पर चिल्ला ले, आपके पास संख्या है, आप 300 है, लेकिन भारत के 130 करोड़ आबादी की जो सच्चाई है उसको आप परे नहीं कर सकते, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये लोग, इन लोगों ने आपको चुना है, इन लोगों को आपसे अपेक्षा है कि जब महामारी आएगी और हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो कोई हमारा ख्याल रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे थाली बजवाया, तो जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमको बिस्तर मिलेगा, हमको वेंटिलेटर मिलेगा, हमको ऑक्सीजन मिलेगा, हमको दवाई मिलेगा, हमको डॉक्टर मिलेगा। और क्या हुआ? आप आज वेंटिलेटर, एक समय में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि आपको विदेश से लाना पड़ा। यह थी आपकी तैयारी कि विदेश से आपको भीख मांगना पड़ा कि दीजिए, आज हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, कॉन्सेंट्रेटर नहीं है। क्या आपको 2020 में पहली लहर में अंदाजा नहीं था कि कोविड के कारण हमारे फाफड़ों पर असर पड़ता है? 2020 में ही आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और बिस्तर की आपको पर्याप्त इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी कि 2021 में आप इतने देरी आपको हुई? आज इसीलिए बेबस महसूस कर रहा है। लोग पूछ रहा है कि कहां है मेरी सरकार? मैं गया सरकारी अस्पताल में, मुझे भेजा वहां। मैं अस्पताल के अंदर मैं घुस भी नहीं पाया, ना एम्बुलेंस थी। मेरे हाथ में मेरे पिता का लाश है, पर उसको मैं बिस्तर तक मैं नहीं लेटा पाया। कोई नहीं भूला मां गंगा के गोद में वो लाशें जो बह रही थी। कोई नहीं भूला जो गंगा नदी के तट पे जो सुलगती हुई जो सारे वो चिंगारी थी, हमारे ही चिताएं थे। हमारे ही युवा कांग्रेस ने ऐसे 500 व्यक्ति जिनकी कोविड के कारण मृत्यु हुई थी, उनको जल विसर्जन, उनके अस्थियों को जल विसर्जन कराया। आप बैठिए प्लीज डोंट इंटरफेयर प्लीज। लेकिन यू कैन टॉक। लेकिन जितना मैं आप लोगों को आज सच्चाई आपको दिखा रहा हूं, उतनी मैं प्रशंसा भारतवासियों की करना चाहता हूं, क्योंकि भारतवासियों में एक अंदरूनी ताकत है कि चाहे परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पार करने की ताकत, क्षमता और हौसला उनमें है। आज अपने बच्चे को ही देख लीजिए, 1.5 साल से अब अपने दोस्तों के साथ ना पढ़ पाए हैं ना खेल पाए हैं, लेकिन आज भी हंसते हैं, खिलते हैं। आज आप देखिए लोगों के पास आज नौकरी हाथ से जा रही है। पहले घर में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति नौकरी करते थे, आज नोट के हाथ में एक ही व्यक्ति नौकरी कर रहा है। घर पे बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकिन आज भी ईमानदारी से हर वो व्यक्ति हर दिन काम पे जाता है और ईमानदारी से काम करता है। और इस समय पर सरकार इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने कभी नहीं समझा कि जहां पे बेरोजगारी, जहां पे कोविड की महामारी, आपने क्या थोपा? एलपीजी गैस की दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी। क्या यह समय था? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा ले? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा लेकर और फिर यह तर्क दे कि हमने वैक्सीन दिया? अरे अगर आपके पास पैसों की इतनी अभाव थी तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक से लो, जिनको आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कितने प्रतिशत उनको माफ कर दिया। अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो वह बड़े बड़े अरबपतियों से लेते, जिसका कर्जा आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने माफ किया। लेकिन पैसा आपने किससे लिया? पैसा लिया अपने किसान से, श्रमिक से, बेरोजगार और परिवारों से। पेट्रोल और डीजल के पैसे में आपने बढ़ोतरी कर
आपने अपनी जो कोविड की वैक्सीन है वो ये तर्क दिया कि हमने कोविड की वैक्सीन खरीदी। आज ये है स्थिति, आज ये है स्थिति। आज सचमुच मुझे आश्चर्य होता है कि आज वेंटिलेटर को लेकर आज काला बाजार चल रहा है। वेंटिलेटर को लेके आज पीएम केयर्स को फंड को वेंटिलेटर्स को लेकर हमारे शिवसेना के आदरणीय सदस्य ने कहा ही है। गुजरात में हमने देखा है कि वेंटिलेटर्स को लेकर कैसे लोगों के बीच में आज एक तनाव है, एक शंका है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप उन लोगों पर? क्या कानूनी व्यवस्था लेंगे उन लोगों पर जिन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर, दवाई को लेकर उन्होंने घोटाला किया है? कहां है आपकी निष्ठुर, आपकी व्यवहार? मैं मांग करता हूं, आप बताइए, आज आप बताइए कि आप गरीब से आप पैसा लेते हैं, लेकिन सेंट्रल विस्ता में आपके पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे हैं, उसके लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब को जो आज आर्थिक मदद मांग रहा है आपसे, गरीब आपसे कह रहा है कि सरकार मेरी बात सुनो, आज मेरे घर में बेरोजगारी बढ़ी है, मेरे पिता जो नौकरी करते थे आज उनकी वो चले गए, वो गुजर गए हैं, मेरा बेटा जो नौकरी करता है वो गुजर गया है, आपने मेरे पे पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, मैं तब भी झेल रहा हूं, जूझ रहा हूं, जी रहा हूं, संभाल रहा हूं अपने घर को, अपने जिंदगी को, लेकिन थोड़ी तो मदद करो, थोड़ी तो मदद करो। लाखों के रुपए मैंने खर्च किए अस्पताल के बिल में, पैसे नहीं है चिता में आग लगाने के लिए, थोड़ी तो मदद करो। यही तो मांग हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिन परिवारों में कोविड के कारण किसी की मृत्यु हुई, क्या सरकार उनके पास देने के लिए क्या 4 लाख भी नहीं है आपके पास? क्या 4 लाख भी आप दे नहीं सकते? और यह घोषणा किसकी थी? यह घोषणा आपकी थी। आपने ही पहले कहा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोगों को आर्थिक हम मदद करेंगे, और 4 लाख का आंकड़ा आपने ही लाया, और फिर आपने देखा कि क्यों कि ये किसी तरीके से आपके जो आर्थिक आपके जो कैलकुलेशन है उसमें नहीं फिट होते, तो आपने उसको घटाकर 50,000 कर दिया। अरे आपके पास पैसे की इतनी कमी है तो कॉर्पोरेट पे टैक्स बढ़ाइए, गरीब पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं आप? पेट्रोल का टैक्स, डीजल का टैक्स, जीएसटी का टैक्स, यही मांग है। क्या ये मांग जायज नहीं? क्या ये मांग जायज नहीं कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि इन्फ्लेशन के दौरान, कोविड के महामारी के दौरान चिकित्सा जिसमें नहीं मिल रही, आज लोग आपके हाथ फैलाकर, झोला फैलाकर आपसे मदद मांग रहे हैं, और इन्हीं लोगों को नेतृत्व और इन्हीं लोगों के मांग आज राहुल गांधी जी आपके समक्ष रख रहे हैं। क्या गलत किया हमने? क्या इस पे भी हम पे आरोप लगाएंगे आप? क्या इस पे भी हमने कुछ गलत किया है? आज सरकार हमें स्पष्ट रूप से बताए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। डरिए मत, लेकिन यह तो बताए कि कोविड के कारण आज कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि अस्पताल में दिखाया जाता है कि कोविड के कारण मृत्यु हुई है, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होता है, और लेकिन जब वहां पे शमशान में जाते हैं तब तो बदल दिया जाता है। आज आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पोर्टल, और मंत्री महोदय यहां पे है, आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ पोर्टल में HMIS का जो सिस्टम है उसमें 2021 के महीने में, 2021 के मई महीने का आप निकाल लीजिए आंकड़ा, और 2021 के मई महीने में जो लोगों की मृत्यु की तादाद की जो संख्या आपके पोर्टल पे है वो पिछले साल के मई महीने से 3 लाख ज्यादा है। 3 लाख ज्यादा है। यह प्रमाण करता है कि आज भारत सरकार कोविड की जो के कारण जो वास्तविक मृत्यु की आंकड़ा है वो हमको नहीं पता चल रहा। ये सब लोग कह रहे हैं कि आप क्यों एक डाटा ऑडिट करिए, लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, लोगों को यह शांति मिलनी चाहिए कि हां मुझे पता है कि मेरे परिवार में किसी एक सदस्य का कोविड के कारण मृत्यु हुई है, लेकिन यह सच्चाई की शांति भी आप नहीं देना चाहते। आपने अपने HMIS पोर्टल में लिखा है कि नहीं, कोविड के कारण मृत्यु नहीं हुई है, बुखार के कारण हुई है, सर्दी के कारण हुई है, अनजाने की कोई विषय है, अनजाना कोई कारण है, उसके कारण है हुई है मृत्यु। क्या सच जानने की भी आज अधिकार क्या भारत के आवाम के पास नहीं है? सच्चाई तो मांग करी है आपसे। आप बताएं आज मैं ये नहीं बोलता कि ये सिर्फ केंद्र सरकार में, हर राज्य सरकार को करना है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मिल बैठकर काम करना है। आपकी तरफ से गाइडलाइंस आनी चाहिए, और शायद आपने गाइडलाइंस दिए भी हैं कि डेथ को किस प्रकार से हमको रिकॉर्ड करना है, पर उस गाइडलाइंस में इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है?
हमारे पास हमने देखा है कि 2020 में मदुराई में एक स्टडी हुआ था, मदुराई शहर में एक स्टडी हुआ था 2020 में। उसमें दिखाई दिया गया है कि वास्तविक में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से सिर्फ 11% को कोविड के कारण ये बताया गया है, जबकि संख्या और बड़ी होनी चाहिए। यही तो आप लोगों की जवाबदेही है। इसलिए तो हम सदन में आते हैं, ये टोका टोकी करने के लिए नहीं, ये जानकारी, ये सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए हम पार्लियामेंट में आते हैं। और आपने क्या किया कि पहले दिन आके ही आपने बिल ऐसे निकाले लोकसभा में जिस पे चर्चा नहीं हुई, और राज्यसभा में 12 लोगों का आपने निलंबन कर दिया। क्या आप नहीं चाहते कि चर्चा हो? आप तनाव का एक माहौल पैदा कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हम चर्चा के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो अच्छा काम किया है उसकी आप वाह ले, और जो आपने काम नहीं कर पाए उसका भी श्रेय ले। लेकिन अफसोस की बात है कि जब विफलता की बात आती है तो इल्जाम लगता है विपक्षी दलों पे, जब विफलता की बात आती है तो इल्जाम लगता है राज्य सरकारों पे, पर जब श्रेय लेने का समय आता है तो श्रेय जाता है सिर्फ एक व्यक्ति को। यह कैसा नेतृत्व हुआ? नेतृत्व का मतलब कि सफलता भी उनकी और विफलता भी उनकी। यह नेतृत्व का नहीं स्वीकृति है कि विफलता आपकी और सारी सफलता मेरी। यह नेतृत्व का चरित्र नहीं है। आज मैं आपसे मांग करता हूं कि आज आप हमें स्पष्ट करिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपने प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर को 25% वैक्सीन लेने का आपने अधिकार दिया। कितना वैक्सीन उन्होंने लोगों के बीच में दिया? क्या यह ब्यौरा है आपके पास? आज वैक्सीनेशन को भी आपने आउटसोर्स और प्राइवेटाइज कर दिया। आप बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में जो 25% वैक्सीन उनके पास है, कितने यूटिलाइज हुए हैं, कितने अंडर यूटिलाइज हुए? क्योंकि हमको जानने में आया है कि आज प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन तो है, लेकिन लोगों के बीच में जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना था वो नहीं कर पाए। आज आपसे हम जानना चाहते हैं कि बूस्टर डोज पे आपकी क्या स्थिति? बहुत से हमारे वृद्ध, हमारे दादा दादी, नाना नानी हैं जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं, पर उनको और हम अधिक संरक्षण देना चाहते हैं, उसको हम बूस्टर डोज देना चाहते हैं। कहां है आपकी बूस्टर डोज पे पॉलिसी? आज विभिन्न देशों में 18 से आयु से कम वर्ष के बच्चों को वैक्सीन मिल रहा है। हमारे बच्चों को कब वैक्सीन मिलेगा? आज अपने जनसंख्या को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सर ये वैक्सीन सिर्फ 18 वर्ष और से ऊपर के लोगों को मिला है। 18 वर्ष के कम के लोगों को क्या हुआ? कब मिलेगा उनको वैक्सीन? ये हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कोविशील्ड के बीच में जो ये 3 महीने का गैप है, इसको आप क्यों नहीं कम करते? जब थर्ड वेव आ सकता है, जब नया वेरिएंट आ सकता है, आज ओमाइक्रॉन है, कल कोई और होगा, तो क्यों आप लोगों को डबल डोज के लिए जल्द से जल्द को डबल डोज मिले, उनके जो बीच में कोविशील्ड की जो वैक्सीनेशन गैप है उसको क्यों नहीं कम करते? क्योंकि दूसरे देश में तो 2 महीने का है, लेकिन भारत में 3 महीने का। जिससे कि क्या होता है कि जो वैक्सीन की सुरक्षा कवच लोगों को मिलनी चाहिए उनको जल्द से जल्द नहीं मिलती। और वैक्सीन को लेके मैं अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं कोविन का पोर्टल देखता हूं कि आज 17 तारीख, आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि चाहे जितने और लोगों को टीकाकरण मिले उससे वो और सुरक्षित होंगे, तो इससे हम भी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 17 तारीख को तो आपने 2.5 करोड़ टीका लगा दिया, लेकिन उससे एक दिन पहले सिर्फ आपने 1.63 करोड़, उससे 2 दिन पहले सिर्फ 96,000। ये मैं बता रहा हूं, ये असम का, कि आप ये असम का बता रहा हूं मंत्री महोदय, कि ये आपने 2.5 करोड़ आपने लगाए 17 सितंबर को। ये 2.5 करोड़ आंकड़े पे आप कैसे पहुंचे, उसका उदाहरण मैं असम को देना चाहता हूं। असम को भी 17 सितंबर को 7.9 लाख वैक्सीन दिए गए थे प्रधानमंत्री जी के जन्म तिथि पर। 7.9 lakhs on 17th September. But one day before that, it was 1.63 lakhs. 2 days before that, it was 96,000 only. And 4 days before that, it was 2 lakhs. So leading up to the Prime Minister's birthday, vaccine level is at this. 2 days before Pradhan Mantri's birthday, vaccine level drops. And then on the day of Pradhan Mantri's birthday, it jumps.
and on the day after it falls. How is that possible? How is that possible? It should continue. It should continue at that same level. आप देखिए, आप मुझे 18, 19, 20, 21 सितंबर का मुझे ब्यौरा दीजिए, आप मुझे अक्टूबर महीने का ब्यौरा दीजिए और मेरे नवंबर का ब्यौरा दीजिए कि अगर आपने एक प्रकार का ऐसा एक जन जागरण आपने पैदा कर दिया कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन दी, बधाई उस बात को, लेकिन वो 2.5 करोड़ आपने अगले हफ्ते, अगले 2 महीने तक क्यों नहीं रख पाए? क्यों दोबारा बार बार कभी 30,000 कभी 50,000? मैं आसाम की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बात हो रही है, ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसको आप सादगी से करिए, इसको आप ईमानदारी से करिए। हम कोविड योद्धा के हिसाब से सबको नमन करते हैं, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन डॉक्टरों के प्रति, उन नर्स के प्रति और विशेष रूप से उन आशा कर्मी के प्रति। वो आशा कर्मी आज उनके पास घर का पैसा नहीं है, लेकिन वो साइकिल चला के खुद या चल चल के घर घर में जाके आज वो वैक्सीन की टीका लगा रही है। गौरव जी, वैक्सीन का टीका 2 मिनट्स ओके, वैक्सीन का टीका लगा रही है, लेकिन आज क्या उनको जो उनका वेतन है मिल रहा है? 2 महीने से कुछ कुछ लोग अपने वेतन के लिए तड़प रहे हैं। शाहजहांपुर में जब उत्तर प्रदेश के पास मुख्यमंत्री के रैली में जब आशा कर्मी जाते हैं तो पुलिस के लोग उन पे लाठी बरसाते हैं। यह कैसा कोविड योद्धा का सम्मान हुआ? आपने दर्जा तो दिया, लेकिन जो आपको सहायता करनी चाहिए थी, आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी आशा कर्मियों की, उन महिलाओं की, आपने नहीं की। उन आशा कर्मियों के कारण ही इतिहास में जब यूपीए की सरकार थी, हमने पोलियो को खत्म किया था। वो घर घर में जाए थे। तब उस समय में हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का फोटो हमने सब टीका पे नहीं लगाया था, हमने बस अपना काम किया था। हमारा कर्तव्य है कि हम घर घर में जाएं, जन जागरण पैदा करें, विभिन्न संगठनों की सहायता लें, निजी सेक्टर, एनजीओ सेक्टर, और तब जाके हमने पोलियो को हमने खत्म किया। आपको क्या है? आपको प्रचार से है। हर वैक्सीन पे आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का आपको फोटो लगाना है। किसी देश में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट में कि प्रधानमंत्री का फोटो। आज इसीलिए आज हमने इस कोविड से हमने क्या सीखा है? इस कोविड से हमने सीखा है कि आज हमको अपनी अर्थव्यवस्था पे जोर देना है, क्योंकि ये वास्तविक सच्चाई है कि पिछले 1.5 साल में, अभी जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी बड़ा है 1 लाख करोड़, पर आप ये बताइए कि भारत में 80% इनफॉर्मल सेक्टर में है। वो आज इनफॉर्मल सेक्टर की आप खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पूछे कि उन इनफॉर्मल सेक्टर का क्या हाल है। आज एक ऐसी रिकवरी हुई है, ऐसी एक आर्थिक रिकवरी हुई है जहां पे अमीर और अमीर हो गया है और गरीब हो गया है। इस अंतर को हमको खत्म करना है, इस अंतर को हमको कम करना है। धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ साथ हमको इंसानियत दिखानी है। आज इस महामारी के समय हमको एकजुट होना है। देशवासियों की सेवा में हम सब है, हम आपके साथ हैं। जहां जहां हमारी राजनीतिक सरकार है वो आपके साथ है, जहां जहां हमारे सरकार नहीं है हमारे दल आपके साथ है। हमारे युवा लोगों ने, युवा कांग्रेस ने दिल्ली में, जहां पे हमारी सरकार नहीं है, जगह जगह घरों घरों में जाके उन्होंने लोगों की मदद की है। और ये आप माने ना माने, लेकिन सब मानते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जो आज की तारीख में जो हमको क्या सीखना चाहिए कि आज भी हमारे अस्पतालों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडर्स नहीं है, उसको हमको अपने हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव करना है। हमको क्या सिखाई मिली है कि आज बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं। आज वो धीरे धीरे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से वो स्कूल ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर में स्मार्टफोन था ही नहीं। तो ये जो वो उनके परवरिश में जो खामियां हुई है, जो कमी उत्पन्न हुआ है, उस कमी को हम कैसे पूरा करें। हमको आज कोशिश करना है कि आज जो आर्थिक आज जो हम दबाव हम अपने गरीब पे डाल रहे हैं, उस दबाव को कम करें। पेट्रोल का प्राइस कम करें, डीजल का प्राइस कम करें, एलपीजी का प्राइस कम करें, सब्जियों और विभिन्न खाद्य के पदार्थों का प्राइस हम कम करें। आज उनकी मदद की, भारत के लोगों की मदद की समय आ चुका है। समय आ चुका है कि भारत के लोगों की हम सच्चाई दें कि कितने लोगों की वास्तविक आज कोविड के कारण मृत्यु हुई है। समय आ चुका है कि आज भारत के लोगों को
हम वो 4 लाख का एक आर्थिक हम सहायता उनको आगे दें। सभापति महोदय, आप प्रचार करिए, सरकार से मैं कभी नहीं कहता कि आप प्रचार ना करें, लेकिन प्रचार सच के बूते पे होना चाहिए, झूठ के बलबूते पे नहीं। इन्हीं मैं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।